अशोक का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने 14 शिलालेख लिखे हैं जिसमें धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, और इसमें इन्होंने 13वें शिलालेख में मित्रों को, परिचितों को, ब्राह्मण और श्रमों को, इन सबके समान एक साथ रहने की बात की है। ठीक है, और इसमें ही इन्होंने, ये 13वें नहीं है, तीसरे में, इसमें किया है तीसरे में, जो 13वां वाला वो गलत है, तीसरे में किया। इसी में इन्होंने रज्जुक की बात की है। 13वें अभिलेख में जो इन्होंने बात की है वो कलिंग युद्ध की पीड़ा को देखकर अशोक का मन भी पीड़ित हो गया था, और उसके बाद कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें तीसरे में मिलता है। 13वें में किसमें मिलता है? 13वें में। तीसरे में क्या मिलता है? तीसरे में श्रमण और ब्राह्मण के एक साथ रहने की जानकारी मिलती है। 13वें में कलिंग युद्ध और उससे जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? देखिए, नील दर्पण नाटक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, और गोपाल हरि देशमुख नहीं, दीन बंधु मित्र जो है ये सही आंसर है। दीन बंधु मित्र का जो नाम था, असली नाम गंधर्व नारायण। दीन बंधु मित्र का असली नाम गंधर्व नारायण था। दीन बंधु, जो नील दर्पण इन्होंने लिखा, ये बांग्ला भाषा में लिखा, और बंगाल में जो नील आंदोलन हुआ उसके का मुख्य कारण यही नाटक था। नील दर्पण की जो कथा वस्तु थी वो थी जिससे किसान आंदोलित हुए और उन्हें प्रेरित होकर यह आंदोलन किया था। पर नील दर्पण में जो किसान थे और जो निलहे थे, जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी जो नील की खेती कराते थे और किसानों का शोषण करते थे, उस शोषण का मार्मिक दृश्य नील दर्पण में प्रस्तुत किया गया है, और उससे लोग प्रभावित हुए और उस जिसके फलस्वरूप नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मैचिंग, स्टेटमेंट और मैचिंग वाले क्वेश्चन ही ज्यादा हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, ठीक है, या मैचिंग वाले। मैचिंग में देखिए, मार्क ब्लॉक, E.H. कार, एरिक हॉबसबॉम और शेख अली। तो कई बार बताया E.H. कार व्हाट इज हिस्ट्री, शेख अली की किताब हमने बताया था आपको कि हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड, तो ये दो हो गया। अब मार्क ब्लॉक की जो बुक है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, मार्क ब्लॉक ने हिस्टोरियंस क्राफ्ट लिखा है, ठीक है। अब द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो एरिक हॉबसबॉम है, एरिक हॉबसबॉम की ये पुस्तक नहीं है। ये क्वेश्चन यूजीसी ने फिर हटा दिया, गलत दे दिया था, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री जो है एल्टन है, जी आर एल्टन है इसके। हॉबसबॉम की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? हॉबसबॉम की फेमस पुस्तक है, उसका नाम है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड कल्चर। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि सही नहीं था, यूजीसी ने हटा दिया, लेकिन ध्यान रखना है मार्क ब्लॉक की किताब का नाम, E.H. कार की, शेख अली की, ठीक है, और ये जो द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एल्टन की है। लेकिन जो एरिक हॉबसबॉम है ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड कल्चर इनकी फेमस बुक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
ठगी अधिनियम 1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध कारित करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। अब ये ABCDE स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके बारे में क्या सही है क्या गलत ये आपको देखना। पहला, यह विभिन्न अपराधियों कृत करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। ये बात सही है, ठीक है, कि ये सामंती सोच थी और सभी को ठग बना दिया जा रहा था। बी, ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत को समाज सुधार का कृत मानते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब सी, सर विलियम सिलेमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे। ये भी बात सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिलेमैन को ये काम दिया था और ये ठगी को समाप्त करना चाह रहे थे। ये कथन सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत जो है, अभी तक आगे देखिए, डी, कॉर्नवालिस ऑफ ठग, कन्फेशन ऑफ ठग, कन्फेशन ऑफ ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइक डैश हैं। तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है। इसके रचयिता अभी बता रहे हैं हम आपको। फिर पांचवा जो स्टेटमेंट है, ठगी के रचयिता विलियम सिलेमैन है। तो ठगी के रचयिता विलियम सिलेमैन ने ठगी को समाप्त करने में सिलेमैन की भूमिका थी। तो ये दोनों डी और ई क्या है? गलत है। तो ABC सी वाला क्वेश्चन क्या है? ये आंसर सी वाला ठीक है। और तो एक पीछे दिया हुआ था कि पुस्तक का नाम कन्फेशन ऑफ द ठग, कन्फेशन ऑफ द ठग के रचयिता कौन है? कन्फेशन ऑफ ठग के जो रचयिता हैं वो फिलिप मीडोज टेलर है। फिलिप मीडोज टेलर, फिलिप मीडोज टेलर जो हैं उसके रचयिता हैं। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत श्रमजीवी जर्नल का शुभारंभ किया था? भारत श्रमजीवी जर्नल का शुभारंभ किसने किया था? भारत श्रमजीवी, भारत 48, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत श्रमजीवी पत्र का शुभारंभ किया था? भारत श्रमजीवी पत्र का शुभारंभ किसने किया था? तो ए, NM लोखंडे, NM लोखंडे ने किया था। बी, शशिपाद बनर्जी, सी, WC बनर्जी और डी, बाल गंगाधर तिलक। तो शशिपाद जो बनर्जी थे उन्होंने ही इस पत्र का शुभारंभ किया था। ये शशिपाद बनर्जी 1874 में इन्होंने ये किया था और इन्होंने महिलाओं और शिक्षा मजदूर के बारे में भी चर्चा की थी। और इसमें जो है NM लोखंडे जो दिया है ये किस लिए जाने जाते हैं? ये द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट व्यापार आंदोलन, व्यापार संघ आंदोलन के पिता कहलाते हैं। तो व्यापार के ये जनक थे व्यापार आंदोलन के। दूसरा जो है इसमें WC बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए सभी जो भी ABCD है सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर फोकस करना जरूरी है। तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी महत्वपूर्ण हैं। किस लिए? ये ह्यूम के साथ इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी।
सह संयोजक थे और ये प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के रहे, पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फिर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कई किताबें के लिए जाने जाते हैं, लिखा है। और बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य इन्होंने लिखा था। द आर्केटिक होम इन द वेदास, द आर्केटिक होम इन द वेदास, ये महत्वपूर्ण इनकी जो है रचना है। तो ये सब आप याद रखिए, जानकारी रखिए, किताबों के नाम और ये सब मिलाने को आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग पर है। राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर क्या, अब देखिए संगठन क्या था। आदि ब्रह्म समाज, आत्मी सभा और प्रार्थना समाज। अब ये आप सबको पढ़े होंगे, इस चर्चा भी हुई है। तो अब देखिए राजा राम मोहन राय, आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में तब्दील हो गया। उसके बाद आत्माराम पांडुराम जो थे, आत्माराम पांडुराम, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट केशव चंद्र सेन जो है ने भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन पहले ब्रह्म समाज में थे, फिर उन्होंने किसी कारण मतभेद हुआ और ब्रह्म समाज से अलग जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। यही वो थे जो बाल विवाह, ठीक है, विरोध कर रहे थे, लेकिन अपनी पुत्री का भी विवाह, बाल विवाह इन्होंने किया था, इसीलिए मतभेद उत्पन्न हो गए थे। नेक्स्ट देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आप इसको मिला लीजिए, राजा राम मोहन राय, ए का थर्ड और ए का थर्ड मतलब बी आंसर सही है। नेक्स्ट मैचिंग, अब देखिए पेपर से पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। बाकी हमने वर्कशॉप जो ली थी उसमें डिटेल में बातें बताई थी, और जो बताया था कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपको उसमें दिख रहे हैं। उन सभी चीजों पर आप फोकस लगातार करते रहिए। मैचिंग में कुमार पाल चरित्र संग्रह, वागपति राज, गढ़वाहो राजशेखर, हमीर महाकाव्य जैन आचार्य हेमचंद, प्रबंध कोश नयन चंद सूरी। इसी को सबको क्या करना है, आपको मिलाना। ये क्वेश्चन आईएएस में एक दो बार आया है, पीसीएस में भी आया होगा इसी टाइप का। देखिए इसमें प्रबंध कोश जो है राजशेखर की है, प्रबंध कोश राजशेखर की है, डी का सेकेंड, यानी बी नंबर जो आंसर है वो क्या है, सही है। प्रबंध कोश राजशेखर की है, उससे आपका बी सही है। जिसमें कुमार पाल चरित्र संग्रह जैन आचार्य हेमचंद जी का है। कुमार पाल चरित्र जो संग्रह है, ये बुक, ये जो है आचार्य हेमचंद जी की है। गढ़वाहो जो है वागपति राज की है, वागपति राज की है गढ़वाहो। नेक्स्ट जो है हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी ने लिखी है, हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी जी ने लिखी है, और प्रबंध कोश हमने बताया राजशेखर ने लिखी है। नेक्स्ट आ जाइए, अलवार और नैनवार निम्नांकित में से किनसे संबंधित है। तो अलवार संत और नैनवार संत किससे संबंधित है। ए हिंदू धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म, डी वैदिक धर्म, ई जैन धर्म। वास्तव में ये शैव और वैष्णव से संबंधित है, लेकिन इसमें हिंदू धर्म और हिंदू और वैदिक धर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ये सही है, जैन धर्म से संबंधित ये नहीं है। तो ए बी सी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि ये जो अलवार संत थे, वैष्णव संत थे, 12 महत्वपूर्ण अलवार संत थे, और जो है ये अलवार, इनका एक कवियों का समूह था। अलवार संत क्या थे, वैष्णव, 12 वैष्णव कवियों का समूह। पूछ लेता है अलवार कौन थे, तो 12 वैष्णव कवियों का समूह था। वैष्णव विष्णु में विश्वास करते थे। नेक्स्ट जो है वैष्णव के बाद शैव,
शैव जो 63, ठीक है, 63 शैव लोग जो थे, शैव थे, इसमें 63 लोगों का समूह था और ये लोग शिव भगवान में विश्वास करते थे, शिव के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैचिंग का है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैचिंग का है। मैचिंग में है औजार, रंग, सिंधु और दाढ़ी वाला आदमी। औजार, रंग, सिंधु, दाढ़ी वाला आदमी। औजार जो टूल्स है वो किससे रिलेटेड है? पूरा पाषाण काल से। रंग जो है चित्रकला से संबंधित है। सिंधु जो है, सिंधु से मुहर, अनेक प्रकार की मुहर जो है का उल्लेख मिलता है, सिंधु सभ्यता से मिली है और इसमें मुहर में अनेक प्रकार की जानकारी का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका दाढ़ी वाला आदमी, ये सिलखड़ी का बना था। दाढ़ी वाले आदमी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सिलखड़ी के ये बने थे। तो इस हिसाब से जो है ए नंबर क्वेश्चन सही है, ए जो है सही है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग के कहने पर हिंदू विधि सार संकलन 1775 में 11 पंडितों की समिति द्वारा तैयार किया गया था। अब इसमें क्या क्या है? पहला, यह सार संग्रह एन.बी. हातेव द्वारा अंग्रेजी में अनुदित हुआ, ये सही है। एन.जी. हातेव द्वारा ये इंग्लिश में। नेक्स्ट, तो ये सी गलत है, ए भी सही है। डी, इससे ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विधिक अर्थ में समझने में सहायता मिली, तो यह भी सही है, ब्रिटिशों को इससे सहायता मिली। तो ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट, यह ईस्ट इंडिया एक्ट को पारित करने में अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ, तो ईस्ट इंडिया एक्ट को पारित करने में यह महत्वपूर्ण साधन सिद्ध नहीं हुआ, ई वाला भी गलत है। तो दो गलत है इसमें, एक सी और ई। तो ए बी डी, ए बी डी के अनुसार ए बी डी, ए वाला जो है सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और 1775 ईस्वी में ये इसकी स्थापना कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हिंदू धर्म के जानकार थे, जो ब्राह्मण थे, वो किसी भी मुद्दे पर एक नहीं थे, अलग अलग विचार थे, और एक विचार लाने के लिए इन्होंने इन लोगों का समूह का निर्माण किया था। ठीक है, 11 पंडितों का समूह का निर्माण किया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है दिया हुआ है ना वहाँ, उस रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ तो मतलब नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दिया गया था। ठीक, अब 54 नंबर क्वेश्चन। अब 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिक्का शास्त्र में निम्नलिखित में से किसके बारे में व्याख्या की गई है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में क्या क्या कहा गया है? तो युगों की अर्थव्यवस्था, पहला क्या है? युगों की अर्थव्यवस्था, ये सही है। दूसरा, सिक्के का मूल, ये भी सही है। तीसरा, प्रयोग की जाने वाली धातु, तो प्रयोग की जाने वाली धातु का भी न्यूमिस्मैटिक में अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और काष्ठ उद्योग, काष्ठ उद्योग इससे रिलेटेड नहीं है, यानी डी जो है ये गलत है, बाकी सही है। और अब ई, शासकों की प्रतिमाएं, शासकों की जो प्रतिमाएं हैं ये क्या है? शासकों का उल्लेख प्रतिमाएं होती थी। सिक्कों पर जो है एक तरफ देवी देवताओं का चित्र और दूसरी तरफ शासकों की का चित्र बनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी ई, ए बी सी ई, या बी नंबर जो है इसमें सही है। और एक खास बात कि सिक्कों के माप पद्धति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को तो न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। 55 नंबर पर, वर्ष 1971 और 1976 का 25वां और 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसका पूर्वाउदाहरण है? तो जो 1971 और 1976 में
देखिए कभी कभी पूछता है संविधान संशोधन 25वां, 42वां, 31वां, 38वां और डेट दे देता है और मिलाने को दे देता है। तो याद रखिए कि जो 25वां है वो 71 में हुआ है और जो 42 है वो 76 में हुआ। ये याद रहे, गलत ना हो याद। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। निम्नलिखित में से किसका पूर्वाधान है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार है। इसमें बी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है और 25वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार संपत्ति, पहले संपत्ति क्या थी? मौलिक अधिकार था। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट 56, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसमें है दिल्ली स्कूल, मद्रास स्कूल, यूरोपीय और पटना स्कूल। पटना स्कूल के नाम से जाना जाता है। एमए में 3rd या 4th सेमेस्टर में जब हम पेंटिंग कंपनी के समय में पेंटिंग का विकास ये सब पढ़ाएंगे तो आप उसमें ये भी देखेंगे। नेक्स्ट 57, मैचिंग वाला, संधि, आसन, समाश्रय, यान। जो संधि है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शांति और वार्ता से संबंधित है। आसन जो है तटस्थता से। आसन क्या है? आसन मतलब बैठ जाए आदमी, समझने के लिए बैठ, तटस्थ है, न इधर ना उधर। समाश्रय, अन्य व्यक्ति का संरक्षण मांगना। समाश्रय समान आश्रय जो है, आश्रय मांगना, संरक्षण मांगना। और यान जो है युद्ध की घोषणा करना बिना आक्रमण, युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना। युद्ध की घोषणा नहीं करना लेकिन आक्रमण की तैयारी करना। ठीक है, ये यान है। नेक्स्ट, भारत का संविधान बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनी विधायिका पुनः स्थापित की गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये जो 1935 के द्वारा नहीं, 1919 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बी, प्रांतों में द्वैध शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था। ये भी सही है। ये जो है एनी बेसेंट ने नहीं माना था, एनी बेसेंट ने, सही है। नेक्स्ट, स्वायत्तता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पुनः स्थापित की गई। ये बात सही है। स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा लागू की गई। फिर कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अस्वीकृत कर दिया था। ये सही है कि कांग्रेस ने इसको अस्वीकृत कर दिया था और असहयोग आंदोलन को छेड़ने की बात कही थी। देखिए जो ये एक्ट है, ये जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेकर 1935 तक और आगे भी हैं, ठीक है, वो सब महत्वपूर्ण, उनको सबको डिटेल में पढ़िए, यहाँ के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1935 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में जो संविधान जो पारित किया गया उसमें सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण बातें किस एक्ट से ली गई? 1935 के द्वारा ली गई है। ठीक है, तो इसमें ए वाला क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। बी सी डी ई सही है, तो डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट 59, 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहा? वो जो है तात्या टोपे नहीं, नाना साहब नहीं, मौलवी अजीमुल्ला नहीं। तात्या टोपे जो है ये कहां चले गए थे? नेपाल भाग गए थे, समझे, ये पूछा है कई बार। और बाबू कुंवर सिंह जो थे, इनके बारे में स्टेटमेंट कही गई है। इन्होंने जगदीशपुर और बिहार आरा में आंदोलन किया था और इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। इनसे लोग परेशान हो गए थे अंग्रेज, इनकी रणनीति से, इनकी एक्टिविटीज से। और जी बी मालसेन ने
इनके बारे में कहा है। जीबी मालसन की पुस्तक का नाम भी ध्यान रखने की जरूरत है, अक्सर मिलाने के लिए आ जाता है, आ सकता है। जीबी मालसन की पुस्तक का नाम द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। अक्सर 1857 पे जितनी किताबें हैं उनके राइटर और उनकी बुक का नाम मिलाने को आता है। तो आप ये जरूर याद रखिए, कभी गलत ना हो कि जीबी मालसन की किताब का नाम द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 है। अब ये स्टेटमेंट जो इन्होंने कुंवर सिंह के बारे में कही है वो भी पूछ लेता है, किसने कहा है, किसके बारे में कहा है। स्टेटमेंट क्या है? इस महान योद्धा ने अंग्रेजों द्वारा किए गए उनके अपमान, जैसा कि वह समझते थे, का प्रतिशोध तो लिया ही, उनके छक्के भी छुड़ा दिए। तो ये बाबू कुंवर सिंह के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है? मालसेन ने कहा। याद रखिएगा, ये सारी बातें जो यहाँ बताई जा रही है, एक एक महत्वपूर्ण बातें एकदम माइंड में याद रखिए, ठीक है? नहीं आप वीडियो भी सब बनी है यूट्यूब पर, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर घर पे रिवाइज करिए, और घर पर जो स्ट्रेटजी बताई गई उस हिसाब से अलग पढ़िए। जब आपका 20 से 22 दिन में आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे, और हमें उम्मीद है आप सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था। सी, अंतिम मौर्य शासक की पुष्मित सिंह द्वारा हत्या, सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया, ठीक है। और फिर ई, सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध। तो जो देखिए, सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया, ये पहली घटना है 331 बीसी की, 331 बीसी की। फिर सिकंदर और पोरस के मध्य जो संघर्ष हुआ वो दूसरी है 326 में हुआ, 326 में। तीसरा जो है अशोक का जो राज्याभिषेक हो रहा है 269 में हो रहा है। ये मिलाने को भी आ जाता है, याद रखिएगा, अशोक का राज्याभिषेक। फिर उसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट पुष्मित सिंह की हत्या। तो अंतिम मौर्य सम्राट पुष्मित सिंह कौन था? बृहदत्त थे। बृहदत्त पूछता है, क्वेश्चन आया है कई बार, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त थे। इनकी जो हो रही है 184 बीसी में हो रही है, 184। अब चीन वाला जो है, यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया, 165 बीसी की घटना है, 165 बीसी की घटना है। उस हिसाब से आंसर ए है, डी सिकंदर और डेरियस, फिर सिकंदर और पोरस, और फिर मौर्य सम्राट ए, DEA और सी बी, ए वाला आंसर सही है, ठीक है। टाइम भी हो गया है, इसी के साथ हम लोग आज का समाप्त